और अग्रसेन गहलोत जी ने बड़े वाहियात उसके आंसर दिए थे कि भाई गहलोत जी के रिश्तेदार है तो क्या हम भूखे मर जाएं, काम धंधा नहीं करें। क्या कभी आपने आवाज उठाई जो अवैध खनन करते हैं उनके खिलाफ? नेताओं की और अधिकारियों की, पुलिस की साठगांठ से इस तरह से अवैध खनन हो रहा है, हमारी पहाड़ियां खत्म हो रही है। लाइव वीडियो पे ब्लास्ट होता है, उसकी गर्दन कभी भी पकड़ सकते हो, सिस्टम से बाहर जाने की उसकी क्षमता नहीं है। पर वो जो हरियाणा से तस्करी की शराब लाके घर घर में पहुंचा रहा है, या जो वो कच्ची दारू गांव में बैठ के बना रहा है, वो जहरीली दारू से लोगों को मार रहा है। अब प्रोपेगेंडा करने वाले लोग इतने बेशर्म है कि अपने रिश्तेदारों को 32-32 माइंस अलॉट करते हैं और आज कहते हैं अब अरावली बचाओ। क्योंकि आम ग्रामीणों से जब ये खनन माफिया मारपीट करते हैं तो वो बेचारे इनसे लड़ नहीं पाते, धमा चौकड़ी करते हुए निकलते हैं। जल जीवन मिशन के पाइप तमाम जगह इन्होंने फोड़ दिए, लोगों की इन्होंने जिंदगी नर्क बना रखी। पुलिस वही थी जितेश जी, बस योगी जी आ गए। मतलब पूरी पहाड़ियां कटी जा रही है, कटे जा रही है, लेकिन सेव अरावली चलाने वालों को वो अवैध खनन ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि वो अवैध खनन तो नेताओं का, माफियाओं का और नेताओं की साठगांठ का, साथ ही अधिकारियों की साठगांठ का है। नमस्कार, राम राम। इस वक्त देश में चर्चा है अरावली को लेकर और हर जगह डीपी लग रही है सेव अरावली, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा है अरावली अरावली अरावली। तो क्यों नहीं हम भी चर्चा कर लें कि आखिर क्या है अरावली, क्या मुद्दा है, क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, और वैध खनन क्या है, अवैध खनन क्या है, कितना इसमें अवैध हो रहा है, कितना वैध हो रहा है, 100% का फॉर्मूला क्या है। हालांकि केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी भी तरह का खनन अरावली पर नुकसान नहीं होने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अरावली को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस धरातल पर यह मुद्दा उठा रही है, अलग अलग लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जय आहूजा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से, अलवर रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं और बीजेपी के नेता है। लेकिन आज मैंने इनको आपसे साक्षात्कार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं बुलाया, हमने बुलाया इनको इसलिए कि ये सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और इस खनन के मुद्दे पर लंबे समय से अलवर, जो कि रामगढ़ का क्षेत्र है, अलवर के आसपास माइनिंग वाला क्षेत्र है, अरावली की बड़ी संख्या में अरावली को नुकसान, अवैध खनन वहीं पे हुआ है। तो हमने इसलिए इनको बुलाया है कि आपको बड़ा अनुभव है उस क्षेत्र का, आपको जानकारी है, तो इनसे हम रूबरू हो लेते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल जय आहूजा जी आपसे जी, लोगों को ये आप समझाइए कि पहली बात तो ये अरावली का मुद्दा क्या है, 100% का लोग का कंफ्यूज हो रहे हैं, और दूसरी बात मेरी यह है कि वैध खनन क्या है, अवैध खनन क्या है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो अवैध खनन में जो ब्लास्टिंग हो रही है वो मटेरियल कहां से उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि ब्लास्टिंग का मटेरियल तो वैध ही आता है, और बाकायदा केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट है, उससे मुझे आई थिंक उससे अनुमति लेके मिलके आता है। सबसे पहले तो जितेश जी, आपके भारत रफ्तार के दर्शकों को मेरी ओर से राम राम साहब, और आपका बहुत धन्यवाद। आपने इस ज्वलंत विषय पे बात करने के लिए मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आम नागरिक के रूप में आज आपके स्टूडियो में बुलाया है। तो सबसे पहले तो जितेश जी ये समझते हैं कि अलवर शहर की जो बसावट है वो 3 तरफ अरावली के पर्वत के बीच में गोद में अलवर बसा हुआ है। और हमारे यहाँ नलदेश्वर महादेव का स्थान हो, या नीलकंठ महादेव का स्थान हो, या भर्तरी बाबा हो, या असिरिस्का के बीचों बीच जो हनुमान जी का मंदिर है, जितने रमणीक स्थल अलवर जिले के हैं वो सब अरावली में, सिरिस्का में और अरावली की गोद में बने हुए हैं। ऐसे सारे स्थल, कई संत महात्माओं की तपस्या चौकियां या उनकी धुनियां भी पर्वतों के ऊपर टॉप पे बनी हुई हैं हमारे यहाँ। इसलिए आम जनता का इन पर्वतों से बहुत ज्यादा लगाव है। अरावली को, हमारे जिले में उन पर्वतों को अपनी मां के रूप में हम लोग देखते हैं। इसलिए जब भी ये मुद्दा आता है तो ये हमारे हृदय के बहुत निकट है मुद्दा। अब अपन एक एक विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन होना इसलिए नहीं चाहिए, या तो हमारी बात को लोग ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं शायद,
पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बताता हूं। अलवर जिले का 99% अरावली का क्षेत्र, चाहे पहाड़ी 100 मीटर से कम हो या 100 मीटर से अधिक हो, वो सभी वन विभाग के द्वारा या वन की पेरिफेरी, जो एक आउटर लाइन सरकार तय करती है कि यहां तक तो सिरस्का की बाउंड्री आ गई। ऐसे ही अलवर शहर से लगती हुई प्रतापबंद की भी एक छोटी सी सेंचुरी है, तो यहां तक तो उसकी बाउंड्री आ गई। इस बाउंड्री के और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का संरक्षित एरिया होता है, आप वहां खेती कर सकते हैं, किसान अपने छोटे मोटे खेत में घर बना सकता है। इसके अलावा कोई होटल, कोई रिसोर्ट, कोई खनन, कोई व्यापार, किसी भी प्रकार की गतिविधि उस संरक्षित क्षेत्र में अलाउड नहीं होती। तो इसलिए वहां हाइट का कोई विषय नहीं है। वहां पहाड़ी 25 मीटर है, 50 मीटर है या प्लेन लैंड है। जो क्षेत्र संरक्षित है अरावली का वो संरक्षित है, उसमें से लीगली कोई एक कंकर भी उठा के नहीं ले जा सकता, उसकी स्थिति को नहीं बदल सकता। अनलीगल तो हो रहा है वहां। हाँ, मैं पूरी बात बताता हूं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि 99% अरावली हमारे यहां पहले से संरक्षित है। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी हाल ही में सिरस्का की बाउंड्री का उन्होंने विस्तार किया है। यदि हमारी सरकार को दिल्ली को या राजस्थान को किसी भी तरीके के बिजनेस को या माफिया को या कोई भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करना होता तो ये बाउंड्री घटाई जाती, बढ़ाई नहीं जाती। तो लगभग 10% सिरस्का रिजर्व क्षेत्र की भूमि में 8 से 10% का अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने विस्तार किया। ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो ये तो हो गया विषय संरक्षण का। अब रह गई 1% जगह अरावली के आउटर पैराफेरी की, जो संरक्षित एरिया से बाहर है और उन जगहों पे भी पहाड़ है। तो वहां जो सिर्फ 1% जगह बाकी है, उसमें जो पहाड़ 100 मीटर से अधिक है वो संरक्षित मान लिया जाएगा, और जो पहाड़ 100 मीटर से कम है उसमें उस पहाड़ की जो बेसिस है जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से कि वो कितना गहराई में है, 20 मीटर है, 25 मीटर है, तो उस गहराई से 25 मीटर से लेंगे तो 25 जमीन के अंदर और 75 जमीन के बाहर, इस तरीके से उसकी जियोलॉजिकली साइंटिफिकली माप होती है। तो 1% एरिया में भी जो बड़े पहाड़ है उसके कारण वो 0.5% ही रह गया है। अब ये तो हो गया लीगल सेटअप। अब इसमें सरकार क्या कर रही है कि अशोक गहलोत साहब के समय के आपको मैं किस्से बताता हूं। जोधपुर के अरावली क्षेत्र में अशोक गहलोत साहब ने 32 माइंस अपने भाई की पत्नी को, अपने भांजे को, अपने भांजे के साले को, अपने भांजे के समधी को ऐसे अलॉट की, और IBN 7 ने उस समय, जो आज न्यूज 18 है, उन्होंने इस पर एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट की थी नामजद। और इनके सगे भाई अग्रसेन गहलोत साहब के ऑफिस में उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गए थे, और अग्रसेन गहलोत जी ने बड़े वाहियात उसके आंसर दिए थे कि भाई गहलोत जी के रिश्तेदार है तो क्या हम भूखे मर जाएं, हम काम धंधा नहीं करें। इस पे इतना हंगामा हुआ कि तत्कालीन जो हमारे आदरणीय गुलाब जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष थे 2011-12 में, उन्होंने हंगामा किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, अन्य लोगों ने भी साथ दिया, इवन कांग्रेस के कई विधायकों ने साथ दिया। और पहली बार ऐसा उदाहरण है जितेश जी कि रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में जांच के लिए कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी की सिफारिशों से गहलोत साहब इतने डर गए कि उन्होंने जो स्वयं का विशेषाधिकार उपयोग करते हुए 32 माइंस अलॉट की थी वो सारी कैंसिल कर दी। एक घटना। एक मैं आपको ये रिपोर्ट देता हूं, आपको, आप फिजिकली इसको मैं डिजिटल कॉपी भी भेज दूंगा। 16 अक्टूबर 2010 की राज्य की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिसमें 2010 की, जब गहलोत साहब की सरकार थी दूसरी बार, उसमें ये कह रहे हैं कि मेवात में गांवों के नाम दे रहे हैं, तिजारा के आसपास के इलाके के नाम दे रहे हैं कि यहां 1500 डंपर इलीगल माइनिंग से चल रहे हैं। अब इलीगल माइनिंग क्या है? इलीगल माइनिंग वो है ऐसे क्षेत्र में पहाड़ खोदना जो पहाड़ संरक्षित है, जहां पे कोई माइनिंग लीज नहीं है, जहां पे आपको एक कंकर पत्थर निकालने की परमिशन नहीं है। अभी न्यूज 18 की टीम वहां गई, जी टीवी की टीम वहां गई, रिपब्लिक भारत की टीम वहां गई। मैंने सभी पत्रकारों को सहयोग किया और मैंने उनको ऐसे रिमोट एरियाज में भेजा जहां पे, यहाँ पे बाकायदा मेव समाज का, मुस्लिम मेव समाज का नाम लिखा हुआ है स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कि मेव बाहुल्य क्षेत्र है, और ये लोग डंपर खरीद करके इसको पूरे सिस्टमेटिकली चला रहे हैं, अवैध। तो आप ये देखिए कि अभी न्यूज 18 की रिपोर्टिंग जिस दिन हो रही थी, वहां भवानी जी गए हुए थे,
तो भवानी जी गोलेटा गांव जो मात्र 7 किलोमीटर है अलवर से, वहां पे इलीगल माइनिंग एरिया को कैप्चर कर रहे थे, लाइव वीडियो पे ब्लास्ट होता है। प्रश्न यह है कि बारूद एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड कमोडिटी है जितेश जी, अच्छा, और उस कंट्रोल्ड कमोडिटी को जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, सिक्योरिटी मेजर चाहिए, जिसके लिए 1000 प्रकार के नियमावली है कठोर, ऐसी कंट्रोल्ड कमोडिटी इलीगल माइनिंग करने वाले वन के क्षेत्र में संरक्षित पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए उनको बारूद कैसे मिल जाता है? तो आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इतना पैट हो चुकी है सिस्टम की कि पॉलिटिकल विल कितनी भी हो, पूरा तंत्र, प्रशासनिक तंत्र इतना करप्ट हो चुका, अंदर से इतना खोखला हो चुका। मैं आपको बताता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी गिरिराज जी महाराज के भक्त हैं और काम वन के और बाकी के क्षेत्र मुख्यमंत्री जी ने नो डाउट बहुत अच्छा किया। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जैसे जैसे अब ये चीजें अनफोल्ड होती जा रही हैं, हमारे यहाँ ज्वाइंट टास्क फोर्स अलवर जिले में बनी है, ऐसी सारी लोकेशंस इन पत्रकारों ने भी जाके डिकोड करी हैं, हम लोगों ने भी वो डेटा शेयर किया है, माननीय भूपेंद्र यादव जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अवैध खनन बहुत बड़ा चैलेंज है, लीगल माइनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लीगल माइन वाले को लाइसेंस सरकार ने दिया, उसने ऑक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी, फिर वो ब्लास्टिंग लीगली कर रहा है, उसके पास लाइसेंस सारे लीगल हैं। अगर मान लीजिए उसकी 100 स्क्वायर मीटर की एक खान है और उसने 101 पे खोदी तो उसको करोड़ों रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है, तो वो नियमों से बंधा हुआ व्यापारी है, आप उसकी गर्दन कभी भी पकड़ सकते हो, सिस्टम से बाहर जाने की उसकी क्षमता नहीं है। लेकिन जो आदमी रिकॉर्ड पे ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि किसी गांव में शराब का ठेका खुल गया, गांव वालों ने आंदोलन कर दिया, ठेका अवैध काम कर रहा है। भाई क्या अवैध काम कर रहा है साहब? ठेकेदार 8 बजे के बाद दारू बेचता है, पर वो जो हरियाणा से तस्करी की शराब लाके घर घर में पहुंचा रहा है, या जो वो कच्ची दारू गांव में बैठ के बना रहा है, वो जहरीली दारू से लोगों को मार रहा है, उस तस्कर के खिलाफ तो बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल जय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जो सेव अरावली करके आंदोलन चलाते एक सामाजिक कार्यकर्ता से पूछा, मैंने कहा ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, अब आप मतलब आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, जनजी तक का आंदोलन हुआ एक तरह से। मैंने उनको कहा कि जो अवैध माइनिंग इतने दिनों से हो रही है, अरावली को असली नुकसान तो अवैध माइनिंग से हो रहा है, उसके आज तक आवाज किसी ने नहीं उठाई, ना तो किसी बाप पार्टी ने उठाई, ना किसी कांग्रेस पार्टी ने उठाई, ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाई। देखिए, मैं आपको बांसवाड़ा में भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है, वहां की अरावली के बारे में बताता हूं। हमारा जो आदिवासी समाज है, उनका मूलभूत प्रकृति पूजक है वो जंगल और जमीन को अपना माता पिता, जंगल और जमीन को अपना माता पिता मानते हैं। वहां आदिवासी ईसाई संघ बन गए हैं, वो पूरा का पूरा मत भौतिकवाद के पीछे चलता है। जब वो जल, जंगल और जमीन को अपनी मां मानना बंद कर देंगे, वहां आदिवासी ईसाई संघ बन जाएंगे, और वहां पे जय जोहार के नाम पे आप कोई भी अराजकता फैलाओगे तो कल आप अरावली भी खाओगे, तो वहां भी जय जोहार की जगह जोहार सलाम हो गया। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूं, कल जैसे जैसे प्रभाव मिशनरियों का वहां पे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वहां पे अरावली को भयंकर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हमारे आदिवासियों की मूल मान्यता हमारे भाई बहनों की रही है जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की। अब जब जल, जंगल और जमीन को आप अपना माता पिता ही नहीं मानोगे, आप उनकी पूजा ही नहीं करोगे, आपको कोई विदेशी गॉड लाके आपकी गोदी में बिठा दिया गया है, तो फिर कल आप अपनी माता पिता की सुरक्षा कैसे करोगे? क्योंकि आप तो उनको माता पिता मानते ही नहीं हो। और अलवर जो है, या भरतपुर वाले के इधर नगर वाला जो बेल्ट है, और इधर पूरा तिजारा वाला बहुत हो रहा है, और आपको बताऊं, इधर आप नीम का थाना तक चले जाइए, ये पूरा बेल्ट जो है, इस पूरे बेल्ट में अवैध माइनिंग लीगल माइनिंग से 100 गुना 50 गुना ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है। इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। दुर्रू मियां के कारण इस अधिकारी को हटा दिया गया था, जिन्होंने ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लिखी थी। हमारे यहाँ चाहे कामा के एमएलए जाहिदा खान जी हो, चाहे हमारे यहाँ सफिया खान जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। अवैध खनन अपनी एसटीपी लेकर के वो करवा रही थी, उनके ऊपर एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया 420 का पैसे खा जाने का और उनके साथ बदतमीजी मारपीट करने का। तो ये क्या है कि इस समाज के वोट लेने के लिए कांग्रेस में चाहे जूली साहब हो, चाहे ये इनके अलावा आपके वाजिब अली हो, या जाहिदा खान जी हो, या सफिया खान जी हो, या दुर्रू मियां हो, या वहां पे इमरान हो, कोई भी नेता हो,
ये अपने समाज को अवैध खनन की खुली छूट इसलिए देते हैं क्योंकि इनके वोट बैंक का मामला है, कांग्रेस के वोट बैंक का मामला है। आज जूली जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से उनको चुनौती देता हूं कि वो मेरे साथ एक ही गाड़ी में घूमे, मैं उनको अलवर ग्रामीण में घुमा के दिखाता हूं कि आपके इलाके में कितनी जगह अवैध खनन हुआ और आपकी सरपरस्ती में हुआ। आज आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े सम्मानित पद पे हैं, राजस्थान के बड़े नेता हैं, लेकिन आपने भी वोट बैंक के लिए काम तो वही किए जो बाकी के नेता करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर सरकार को गंभीरता से जो आज अलार्म बजा है, मुझे लगता है सरकार अब जो ये 99% संरक्षित एरिया में जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, खनन करके हमारे पहाड़ों को खाया जा रहा है, उसको सरकार रोकेगी और इस पे बहुत अच्छी तैयारी सरकार की चल रही है। और मैं आम लोगों से भी कहना चाहूंगा कि 1% आधा प्रतिशत में जो लीगल माइनिंग होती है, उसी से हमारी सड़क बनती है, उसी से हमारे घर बनते हैं, उसी से हमारी बाकी के निर्माण कार्य होते हैं। तो उतना सा नहीं करेंगे तो आपके लिए घर बनाना मुश्किल हो जाएगा, उतना सा तो हो। लेकिन जो इलीगल काम पूरा का पूरा हो रहा है, उस इलीगल काम को कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, समाज के सामने भी है। सबसे बड़ी बात यह कि समाज इसको नहीं रोकता। और कौन चला रहा है इलीगल में ट्रैक्टर, कौन इलीगल जेसीबी चला रहा है, वो भी तो हम ही में से लोग हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपको बता दूं दर्शकों को, मुझे एक व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने यही बात मुझे कही कि जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है उसमें बोले 1% की बात है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो अवैध माइनिंग का है। और अवैध माइनिंग में बोला कि आवाज कोई उठाता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नेताओं के और अधिकारियों के और बड़े लोगों के हैं, और कांग्रेस के भी कई नेताओं के और बड़े लोगों के हैं, तो इसलिए बोले आवाज कोई उठाता नहीं है। अब अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं को आवाज उठानी है तो अवैध माइनिंग को उठाए, यही आप कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि अवैध माइनिंग ही असली चैलेंज है। उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, अवैध माइनिंग जब तक सरकार उसके ऊपर दंडात्मक कानून नहीं बनाएगी, तब तक अवैध माइनिंग रोकना बहुत मुश्किल है। आप ट्रैक्टर जब्त करते हो, अगले दिन वो 25,000 की रसीद कटा करके 50,000 की रसीद कटा के ट्रैक्टर छुड़वा लेता है। तो वो ट्रैक्टर उसी तरीके से सड़ जाए जैसे नारकोटिक्स के केस में गाड़ियां खड़ी खड़ी सड़ जाती हैं। तो जब ट्रैक्टर ही चला जाएगा तो वो कहां से करेगा? तो ये बहुत बड़ी तैयारी के साथ दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधानों को इंपोज करते हुए अगर अरावली बचानी है तो इसको पूरे नियमों को दंडात्मक बनाना पड़ेगा और पुराने नियमों में आमूलचूर परिवर्तन और बहुत गंभीर कड़े परिवर्तनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके बिना अरावली को बचाया जाना करेगी, आपको लगता है कि? देखिए, हम लोगों ने एक डिटेल व्हाइट पेपर बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और मुख्यमंत्री जी की पॉलिटिकल विल 1000% है। उतना ही गंभीरता से माननीय भूपेंद्र यादव जी और माननीय संजय शर्मा जी भी चिंतित हैं। आप ये देखिए, उन्होंने सिरस्का के एरिया को बढ़ाया है और पौधरोपण में नए वृक्ष लगाने में राजस्थान भारत में नंबर 1 है, करोड़ों पौधे लगा के। हमारे वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी रोज एक पौधा लगाते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान कुछ समय के लिए पार्टी ने चलाया था, प्रधानमंत्री जी ने, और संजय शर्मा जी ने उसको अपने जीवन का अभियान बना लिया है। माननीय भूपेंद्र यादव जी किन्हीं भी कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां पे पौधरोपण करते हैं। हमारे यहाँ पे शहर के अंदर नगर वन का विकास हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पर्यावरण को बचाने को लेकर गंभीर प्रयास सरकार का नेतृत्व इसलिए कर रहा है कि उनको वाकई में पर्यावरण की और अरावली की चिंता है। अब प्रोपेगेंडा करने वाले लोग इतने बेशर्म है कि अपने रिश्तेदारों को 32-32 माइन्स अलॉट करते हैं और आज कहते हैं अब अरावली बचाओ। प्रोपेगेंडा करने वाले नेता इतने बदतमीज हैं, इन्हीं की पार्टी के लोगों के खिलाफ अवैध खनन के अंदर डिस्प्यूट के मुकदमे दर्ज हैं और ये कहते हैं अरावली बचाओ। भाई तुम कैसे बचाओगे? तुम तो खिला रहे थे। आपकी ही सरकार में ये कहा जा रहा है मेवात में ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं, 1500 डंपर रोज दिल्ली जा रहे हैं। 2010 में इन्हीं की सरकार की तो रिपोर्ट है, इन्हीं की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। पर जय जी, मैं कहीं सुन रहा था कल दैनिक भास्कर कि एक मुस्लिम में भी बोल रहा था, वो कह रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब पत्रकार ने पूछा तो उसने कहा कि वहाँ का लोकल, बोले कांग्रेस की गवर्नमेंट में ज्यादा हो रहा था, लेकिन हो तो वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट में भी हो रहा था अवैध खनन। अवैध खनन तो बदस्तूर जारी है किसी की भी गवर्नमेंट। उसका कारण है जितेश जी कि जब तक दंडात्मक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, कठोर कानून नहीं बनेंगे, तब तक अवैध खनन को रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आम ग्रामीणों से जब ये खनन माफिया मारपीट करते हैं तो वो बेचारे इनसे लड़ नहीं पाते।
रात को 12-12 बजे पूरे गांव के बीच में से ट्रैक्टर को चलाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए ये लोग धमा चौकड़ी करते हुए निकलते हैं। जल जीवन मिशन के पाइप तमाम जगह इन्होंने फोड़ दिए। लोगों की इन्होंने जिंदगी नर्क बना रखी है। लेकिन जब पुलिस पे शिकायत होती है, वन विभाग को शिकायत होती है, माइनिंग वालों को शिकायत होती है, तो हर डिपार्टमेंट नियमों का हवाला देके दूसरे पे टाल देता है। ये मेरा काम नहीं है, वन विभाग रोकेगा। ये मेरा काम नहीं है, ये तो माइनिंग वाले रोकेंगे। ये मेरा काम नहीं है, इसको पुलिस देखेगी। जब तक कोई जॉइंट टीम नहीं बनेगी, जैसे आपने आबकारी विभाग को सेपरेट पुलिस दी हुई है, वैसे खनन विभाग को सेपरेट पुलिस टोलियां देनी पड़ेगी, सेपरेट पुलिस चौकियां बनानी पड़ेगी, दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। इतनी जबरदस्त इसके अंदर पेनल्टियां इंपोज करनी पड़ेंगी कि आदमी जिस छोटे लालच के पीछे पहाड़ को तोड़ रहा है, उसको बड़े दंड के डर से तोड़ना बंद कर दे। और कोई अरावली बचाने का मार्ग नहीं है। और उस 99% क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें रोज अवैध माइनिंग हो रही है। ये ब्लास्टिंग वाला कैसे करेंगे? फिर लगाम सर, कैसे ये लगाएंगे? तो बड़ा भाई, किसी गंभीर को आपने विषय। लाइसेंस दिया, आप देखिए जितेश या तो जी, लाइसेंस रद्द करें। जयपुर में जिसको ब्लास्टिंग का लाइसेंस है, अगर वो अवैध माइनिंग के लिए ब्लास्टर बन के जा रहा है सरकार कैसे और ट्रैक वो करेगी? बारूद बेच रहा है, ट्रैक कैसे भाई करेगी? देखिए, जयपुर में एक बहुत आइडिया बड़ी, तो दो आप। मैं बताता हूं। जयपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। बांग्लादेशियों ने एक जूलर परिवार के घर में चित्रकूट में हमला किया और उनके पूरे परिवार को लूटा। उनकी माताजी को लगभग मरणासन कर दिया और उनकी पत्नी के साथ में रेप भी किया। बड़ा कांड था। जयपुर पुलिस उनको बांग्लादेश से उठा लाई। पुलिस अगर चाहे तो ये पता नहीं लगेगा ब्लास्टर कहां से आया। पुलिस अगर ये चाहे तो पता नहीं लगेगा बारूद कौन लाया। पुलिस अगर चाहे तो 1 मिनट का काम है पुलिस के लिए। ये कौन सी बड़ी बात है, सब लोकल लोग तो हैं। पर मुझे कोई कह रहा था कि प्रशासन और पुलिस तो मिले रहते हैं। 100% ये बात सही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और प्रशासन बोल पुलिस रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। पॉलिटिकल विल अगर है भी तो भी पुलिस का रवैया माइनिंग के मामले में बहुत ज्यादा लचर है। और इस कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के कारण ही इतनी भयंकर तादाद में अवैध खनन पूरे राजस्थान में अरावली में चल रहा है। लोकल पुलिस की मिलीभगत के बिना, तो जब आप कह रहे माइनिंग हो के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये नहीं हो सकता। मैंने देखा संजय शर्मा जी ने रात को 12-12 बजे ऐसे ट्रक रोक के उनके नहीं। चालान कटवाए हैं। जब आप खुद कह रहे हो कि मिलीभगत है पुलिस की, और मोदी जी जैसा विजनरी आदमी जिसने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो 11 साल तक तो एक भी भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार पे नहीं लगा। उन्होंने करप्शन को दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए और बहुत हद तक केंद्र में करप्शन दूर हो गया। कैसे? बहुत हद तक दूर हो मैं गया। बताता हूं जितेश जी। पुराने अंग्रेजों के जमाने के सड़े हुए नियमों को बदला। सेल्फ अटेस्टेशन लागू करते ही उन्होंने अटेस्टेशन की ब्लैकमेलिंग बंद करवा दी। उन्होंने सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। उन्होंने पैसे का लीकेज बंद कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू कर दिया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आमूलचूल व्यवस्था और नीतियों का परिवर्तन नहीं होता, नियमों का परिवर्तन नहीं होता, तो आज भी नरेगा के अंदर साइन हो रहे होते 500 रुपए पे और बेचारे मजदूर को मिल रहे होते 200 रुपए, 300 रुपए खा जाते लोग। और अब 500 उसके खाते में जा रहे हैं, इसलिए 300 खाने का मौका नहीं मिल रहा। तो यही प्रकार से नई नीति, टैक्स सेवी नीति ला करके लेटेस्ट सर्वेस के हिसाब से सारी चीजों को देखते हुए इसकी सर्विलांस का सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इसको भयंकर दंडात्मक जब तक सरकार नीति नहीं बनाएगी, मैं मानता हूं ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो ऐसा समय आ गया है कि सरकार के लिए भी ये डिबेट चालू हो गई है। सरकार के पास एक स्वर्णिम अवसर है। जैसे राजस्थान में रैपिड स्पीड में मिशनरियों ने नंगा नाच कर रखा था और हमारे यहाँ धर्म स्वातंत्र विधेयक ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अभूतपूर्व काम किया है हमारे इंडिजीनियस फेथ को बचाने के लिए, उसी प्रकार से अब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मुद्दा चला गया है। इस पे एक चर्चा चालू हो गई है, एक डिबेट चालू हो गई है। तो अरावली को बचाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार दंडात्मक नियमों के तहत नए नियम ला करके अरावली को बचाने के लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई के हिसाब से काम करेगी। कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो अवैध काम कर रहा है तो उसको जेल जाना चाहिए, उसके विरुद्ध नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, उसके साधन बंद हो जाने चाहिए, जैसे नारकोटिक्स में बंद होते हैं, जैसे शराब की तस्करी में बंद होते हैं, हैवी पेनल्टीज इंपोज होनी चाहिए। तो ये सब काम मुझे लगता है अब हमारी सरकार अवश्य करेगी। और मेरा ये मानना है कि पुलिस वही थी जितेश जी, बस योगी जी आ गए।
तो पुलिस का रवैया बदल गया। ऐसे ही पुलिस यही रहेगी, जिस दिन सरकार ने कठोरता दिखानी शुरू कर दी उस दिन पुलिस भी काम करेगी, प्रशासन भी काम करेगा और लोग इसके मंथलियां लेने से भी बहुत ज्यादा डरेंगे। ऐसा मुझे लगता है जिस दिन एसएचओ जिम्मेदार हो गए कि तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन हुआ तो तुमको 16 सीसी की चार्जशीट दे देंगे, उस दिन आप एक भी जगह हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई पत्थर निकाल के तो ले जाए। आप जवाब दे तो बनाओ सिस्टम को। जब सिस्टम जवाब दे नहीं है और उनके पास ये जवाब है कि यहां से ट्रैक्टर जा रहा है, वन विभाग वाला देखेगा, वो कहेगा माइनिंग वाला देखेगा, वो कहेगा पुलिस देखेगी। अब 3 जनों में से यही नहीं पता कौन देखेगा, तो ट्रैक्टर वाला तो तब तक जाके ट्रैक्टर खाली करके आ जाएगा। मेरे यहाँ गुगड़ोद गांव में जबरदस्त पहाड़ खा लिया। जुगरावर में एक हमारे रामनाथ सिंह बाबा की आश्रम है, इतने सिद्ध आश्रम के बगल में पहाड़ खा लिया। अलवर से 7 किलोमीटर दूर गोलेटा में पहाड़ खा लिया, धनेटा में पहाड़ खा लिया। आपको मैं गांवों के नाम गिनाता गिनाता थक जाऊंगा। मैं आपको 25 गांवों के नाम अभी गिना दूंगा जहां एक भी माइनिंग लीज नहीं है और अवैध में पूरा साड़ोली सेक्टर साफ कर दिया, पूरा ऊंटवाल सेक्टर साफ कर दिया। सारे गांव पहाड़ की वाल में बसे हुए और इनमें 80 से 90% मेव आबादी है। तो आप एक बार बताइए, वहां जो 10% दबा कुचला दलित रह रहा है उसकी क्या हैसियत है उनके सामने कि वो अवैध खनन कर ले? करने वाला कौन है? जिसके हाथ में लाठी है उसी की चल रही है वहां पे। तो ये सब चीजें जवाबदेही तय करके होंगी। आज पुलिस की जवाबदेही तय कर दो, आप माइनिंग के अधिकारियों की जवाबदेही कर दो और वन विभाग वालों की जवाबदेही तय कर दो कि तुम्हारे संरक्षित एरिया में कुछ हुआ तो भैया तुम्हारी नौकरी जाएगी। फिर हो जाए ना, हम चुनौती देते हैं, एक कंकर नहीं टूटेगा अरावली का। तो ये मुख्य मुद्दा इसमें यह है कि 99% क्षेत्र के संरक्षण के लिए कठोर नियम आने चाहिए और उतनी सी रीजनेबल माइनिंग भी होती रहे जिससे आपके हमारे घर बनते रहें, ये हाईवे बनते रहें, विकास के काम होते रहें। क्योंकि देखिए, पत्थर ऐसी कमोडिटी नहीं है जो लैब में बन जाए। पत्थर तो आएगा प्रकृति से ही और कोई रास्ता नहीं है उसके आने का। ये भी हमको समझना पड़ेगा जितेश जी। तो देखिए, सेव अरावली की जो लोग बात कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। आप अरावली की सेव की बात कर रहे हैं, सेव अरावली जब होगी जब अवैध खनन रुकेगा। आप देखिए, राजस्थान में वैध खनन से कई गुना ज्यादा अवैध खनन हो रहा है। मतलब पूरी पहाड़ियां कटी जा रही है, लेकिन सेव अरावली चलाने वालों को वो अवैध खनन ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि वो अवैध खनन तो नेताओं का, माफियाओं का और नेताओं की साठगांठ का, साथ ही अधिकारियों की साठगांठ का है। जो आंदोलन चला रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने आवाज उठाई अवैध खनन के खिलाफ? राजस्थान में जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने आवाज उठाई जो अवैध खनन करते हैं उनके खिलाफ? नेताओं की और अधिकारियों की, पुलिस की साठगांठ से इस तरह से अवैध खनन हो रहा है। हमारी पहाड़ियां खत्म हो रही है, हमारी पीढ़ियां खत्म हो रही है। अरावली की बात, 1% की बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आप खुद पढ़े। और हमारा सिस्टम इतना, हमारे सोशल मीडिया इतने पिछलगू लोग हैं, समझते ही नहीं है। अरे भैया, सबसे बड़ा इशू तो अवैध खनन है। राजस्थान में अरावली की सबसे बड़ा नुकसान तो अवैध खनन हो रहा है। मेव क्षेत्र में मुस्लिम मेवाती अवैध खनन कर रहे हैं। कामा में चले जाइए, अलवर में चले जाइए और अलवर के आसपास क्षेत्र में चले जाइए, ये भाईजान खुलकर अवैध खनन कर रहे हैं और पुलिस इनसे पैसे लेकर खनन करवा रही है। जय आहूजा जी सही मुद्दा उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अवैध खनन करने वालों को पकड़ो और ये जो अवैध तरीके से जिनको अनुमति दे रखी है, जिनको बोल रखा है कि आप ब्लास्टिंग कर सकते हो, तो वो ब्लास्टिंग कैसे करा रहे हैं उन पर। इनका कहना है कि खनन विभाग को जिम्मेदारी तय करो, पुलिस की जिम्मेदारी तय करो, वन विभाग की जिम्मेदारी तय करो। देखो कैसे अवैध खनन रुक जाएगा। लेकिन बड़ा मुद्दा वो नहीं है 1% वाला, बड़ा मुद्दा अवैध खनन है। 99% कैसे बचे? बिल्कुल, 99% कैसे बचे। आज जय आहूजा जी ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जिस मुद्दे पर आप डाइवर्ट हो रहे हैं वो मुद्दा नहीं, असली मुद्दा अवैध खनन है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।